नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, 2021 की यदि हम बात करें तो दशक के प्रारंभ में ही जो पहला गणतंत्र दिवस आया, हिंदुस्तान का वो गणतंत्र दिवस युगों युगों तक याद रहने वाला है। बेशक किसी ने आजादी के आंदोलन को ना देखा हो, लेकिन इस समय जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसने हर एक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। और जब सामना हो देश के जवान का किसान से और किसान का जवान से, तो बात कुछ कहते नहीं बनती। यही वो वजह है कि दिल्ली एनसीआर को जिस तरह से बॉर्डर्स पर तमाम किसानों ने घेरा है, वो घेराबंदी न केवल सरकार की है, न किसी इंसान की है, न देश की राजधानी की है, बल्कि जो विचारधाराओं के बीच में जो अंतर आ चला है उस अंतर की समझ की वो घेराबंदी है। और इसी क्रम में जिस तरह से लोगों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, उसी क्रम में आज हमारे साथ इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती पूजा छाबड़ा, जो कि नशा मुक्ति का राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े आंदोलन को आप अपना संयोजन दे रही हैं। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा साहब, जो कि IFWJ के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। हम जानना चाहेंगे आज के इस संदर्भ में कि आखिर किसान आंदोलन, इसने आंदोलन की रुख क्यों लिया, आंदोलन की राह पे क्यों चल निकला ये, और यदि कोई चीज किसी बिल में कमी थी या किसी कानून में कोई संशोधन था तो बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे अमेंडमेंट अलग से बैठ कर भी हो जाते हैं। संवाद से भला किस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, और वजह रही तो क्या कि संवाद कारगर ही सिद्ध नहीं हो सका। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जहां बड़े स्तर पर हम यदि देखें तो इस पूरे किसान आंदोलन के अंतर्गत 3 बॉर्डर का जिक्र आप लोग अक्सर सुनते रहे हैं, वो चाहे गाजी बॉर्डर हो, टेरी बॉर्डर हो, या फिर किसी तीसरे बॉर्डर की हम चर्चा करें। लेकिन राजस्थान का शाजापुर बॉर्डर, जो कि राजस्थान की अपनी एक पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ किस तरह का आंदोलन चल रहा है, किस तरह के राजनीतिक लोगों की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की जा सकी है, उसका आज 56वां दिन है। और उस 56वें दिन पे अपना समर्थन देने पहुंची हैं पूजा छाबड़ा। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी दूरी तय करके आप किसान भाइयों को समर्थन देने यहाँ पर पहुंची हैं, और आपने बराबर अलग अलग जगह प्रेस वार्ताओं के जरिए ये अपील की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चाहें तो आज भी हल निकल सकता है, आंदोलन के अंदर विराम आ सकता है। आखिर क्या वजह रही होगी कि ये मामला इस तरह से आर पार खिंच गया, बेवजह प्रतिष्ठा का विषय बन गया, और कहीं ऐसा नहीं हो कि देश की इस कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाए। मैं पूजा जी आपसे ये जानना चाहूंगा, हालांकि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो आपके पिता स्वर्गीय श्री गुरुचरण जी के साथ जुड़ी हुई है, जो कि एक पूर्व विधायक रहे, एक बड़े मिशन के साथ जुड़े, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे अपने पिता के उस अधूरे सपने को पूरा करें। और उस सपने को मैं आपकी आंखों में हमेशा जीवंत होते हुए देखता हूँ। आपके चेहरे का ग्लो, आपके पिता का वो ख्वाब है जिस ख्वाब के जरिए आपको हर जगह नौजवानों से लेकर के उम्र दराज लोगों का भी सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जिसकी मिसाल है माननीय श्री विष्णुदत्त जी शर्मा साहब। आप पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय छोड़ें, फिर मैं अपना किसान आंदोलन से संबंधित आपसे सवाल रखूं। सर्वप्रथम मैं इंदौरिया टाइम्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पूजा छाबड़ा हूँ और शहीद भूषण छाबड़ा जी की पुत्र वधू हूँ। और भूषण छाबड़ा जी वो शख्स है जिन्होंने राजस्थान को नशा मुक्त राजस्थान, शराब मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए अपनी शहादत दी। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने निरंतर सरकारों के सामने आंदोलन किए, आमरण अनशन किए। मेरे पिताजी ने इस शराबबंदी के लिए 14 बार आमरण अनशन किए। उनके जीवन का अनशन जो 14वां अनशन था वो 33 दिन तक वसुंधरा राज सरकार के सामने चला। 33 दिन तक वो शराबबंदी के लिए संघर्ष करते करते वो शहीद हो जाते, और उनके इस सपने को, उनके इस मिशन को गांव-गांव, नाड़ी-नाड़ी तक पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया। और जब तक उनका ये मिशन और उनका ये सपना पूरा नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाती है, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आपने देखा कि अपने संक्षिप्त परिचय के दौरान पूजा जी ने ये माना कि पिता का वो ख्वाब हमेशा साकार होगा, भारत देश नशा मुक्त होगा, और उस मिशन के अंतर्गत नौजवान से लेकर उम्रदराज व्यक्तियों का सानिध्य उन्हें इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। आपका एक बार पुनः इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में स्वागत कि इतने बड़े मिशन के साथ साथ आप देश की उन ज्वलंत समस्याओं को भी समय देती हैं, उनके लिए स्थान रखती हैं। मैं इस परिचय के दौर में बात करूंगा
माननीय श्री विष्णु शर्मा साहब से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ IFWJ जैसे बड़े संगठन को भी एक प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में अपना नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन का शाजापुर बॉर्डर का आज 56वां दिन है और ऐसे में आप पूजा जी के साथ यहाँ पर पधारे हैं, अपना समर्थन वहां पर छोड़कर आए हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के आंदोलनों की वजह क्या है? मुझे ये लगता है राकेश जी कि इस आंदोलन में समझ की कमी है। सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं पा रही है। सरकार ने जो नियम पारित किए, जो नए कानून लागू किए, उनके बारे में अगर विस्तृत चर्चा होती, किसानों के प्रतिनिधियों से बैठ कर करके उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में पारित करने से पहले चर्चा करते, तो इस तरह का वातावरण आज जो देखने को मिल रहा है कभी नहीं बनता। अभी भी हठधर्मी पे बैठी हुई है सरकार। सरकार को अगर इस आंदोलन को समाप्त करना है तो किसानों को उनको अपने पास बुला करके और उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको इस कानून में कहाँ दर्द महसूस हो रहा है जो आपके हितों के खिलाफ जा रहा है। जब तक ये किसानों के अंदर विश्वास पैदा नहीं करेगी सरकार, तब तक ये इस तरह का माहौल बना रहेगा। सरकार की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ, क्यों कि जो वार्ताओं के दौर चले, उन वार्ताओं के दौर में उन्होंने 8-8 दिन के गैप दिए। ऐसा कभी हमने देखा नहीं। मैं भी पिछले 55 साल से इस जगत से जुड़ा हूँ, समाचार जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार कोई बात कर रही है तो 8 दिन के जोर देते करके बातें कर रहे हैं। लगातार बातें हुई हैं। पहले दिन की वार्ता विफल, दूसरे दिन की वार्ता विफल, तीसरे दिन की वार्ता विफल, हो सकता है। रेगुलर वार्ताएं कर कर ये खबरें हम छापते रहे, हम चैनल्स को भेजते रहे, ये बातें हम भेजते रहे, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया समझ से परे है। जो इतने दिन का गैप दे दे करके सरकार किसानों को उकसा रही थी कि ये किसी तरह से आंदोलनकारी बने, उनके क्या नीत स्वार्थ है इसके पीछे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन सरकार अगर राष्ट्र हित में, देश हित में अगर सोच रही है तो किसानों की समस्या का समाधान तुरंत इनसे बात करके निकाला जाना चाहिए, वरना इसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक होंगे। निसंदेह आपने जो अपने अनुभव को शेयर किया वो बात सही है। सरकार यदि चाहती तो हल निकल भी सकता था। आज पूजा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसी बात को रखा कि कल जिस आंदोलन का आगाज किया हुआ है उसके परिणाम क्या निकलेंगे, भविष्य के गर्भ में क्या है, किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार चाहे तो इसका समाधान निकाल सकती है। बिल्कुल निकल सकता है। आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया जिस मीडिया के पास में सच्चाई है वो मजबूर है। आज मीडिया घरानों के रूप में परिवर्तित हो चुका है और इसका सबसे बड़ा दंश ईमानदार पत्रकार को लग रहा है, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मीडिया की भूमिका हमने वो देखी है, जब एक बात अखबार में अगर छपी है तो पूरी सरकारों के दिल दहल जाते थे। आज मीडिया के अंदर कितनी बड़ी खबर लिख दो, जनता ये कहेगी ये सब बकवास है। जनता के अंदर मीडिया का भरोसा कम होता जा रहा है। मैंने देखा है कि जब जब ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोगों ने टीवी चैनल्स की खबरें देखना बंद कर दिया। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसने इन मीडिया घरानों को खरीद लिया। मैं जानकारी जो मुझे है, जानकारी 18 चैनल तो अकेले अंबानी के हैं। तो जब ये पूंजीपति समाचार जगत में कब्जा कर लेंगे तो फिर सच्चाई की खबरें कहां से प्रकाशित होंगी, कहां आ पाएंगी। उनके हित साधने की बात रह जाती है और कुछ जनता का हित नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि उम्रदराज मीडिया के रूप में माननीय अभी विष्णुदत्त जी शर्मा ने जो बात कही, मैं मीडिया पर्सन होकर मीडिया के ही व्यक्ति की इस बात को केवल इस तरह से रखना चाहूंगा कि दुनिया के अंतर्गत यदि सच को देखना है तो आपको मीडिया की ही तीसरी आंख का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यदि वो सच का साक्षी नहीं बना रह सकता तो संभवतः देश में आंदोलनों की सही तस्वीर भी निकलकर सामने नहीं आ सकती। आज जो लोग इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से इन शख्सियत से मुखातिब हो रहे हैं, ये तभी तक सच है जब तक कि आवाम इसके साथ जुड़ती है। दोनों पक्षों को एक साथ सुना जाता है, समझा जाता है, तभी कोई व्यक्ति अपने विचार साझा कर सकता है।
अन्यथा जिस मीडिया घराने की बात आपने की, ये उसी का परिणाम है कि आंदोलन के दौरान कुछ जो हमारे मीडिया साथी वहां कवरेज करने के लिए पहुंचे, वहां किसान भाइयों के द्वारा या किसान नेताओं के द्वारा उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई है, वो निस्संदेह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात हो सकती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वो मीडिया जिम्मेदार है जो कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के नाम से एक नारे में कन्वर्ट हो चला है। मैं अब इस समय चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं पूजा छाबड़ा जी, नौजवान हैं, जज्बा रखती हैं, राष्ट्रीय मिशन को लेकर चलती रही हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने अपनी छोटी सी उम्र में देखे हैं। आप भी अपना समर्थन वहां देकर गई हैं, और वहां आप ही नहीं बल्कि आपसे भी छोटी उम्र के लोग, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का जज्बा भी देखते ही बनता है, जिसकी आप स्वयं साक्षी रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का ये तो देखा गया 56वां दिन शाहजहांपुर बॉर्डर पे है, 2 महीने से ज्यादा अन्य बॉर्डर्स पे हो गया है। गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, क्या आप उससे सहमत? राकेश जी, जो 26 जनवरी को जो लाल किले पे जो झंडारोहण का कार्यक्रम किन लोगों के कारण किया गया, वो बहुत दुखद कारण है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे अपने देश पे बहुत बड़ा गर्व है। और अपने घर पर कोई उंगली भी उठाए ना तो बहुत दुख और पीड़ा होती है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन केवल हमारे भारत में ही नहीं, देश विदेश भी उस भारत को देख रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो नाम है, जिन भी लोगों ने खराब किया, मैं उन कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जिन लोगों ने भी काम खराब किया, उस लाल जो हमारा तिरंगा है, उस तिरंगे की आन बान शान को खराब करने का काम जिन लोगों ने भी किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करती हूँ। और बहुत दुख और पीड़ा भी होती है। मैं एक आंदोलनकारी हूँ राकेश जी, जब भी आंदोलन करते हैं, मेरे पिताजी भी जब आंदोलन करते थे, और जो वर्तमान सरकारें होती है जिनके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये आंदोलन किसी विपक्ष ने चलाया होगा, वो लोग उनके साथ बैठे होंगे इसलिए वो चला रहे, लेकिन वर्तमान में आप जब भी देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है उसके समर्थन में सब लोग आते हैं, और जो सरकारें होती हैं वो किसी भी तरह से उस आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश करती है। मैं यूँ कहना चाहूंगी, जब किसान आंदोलन हुआ, जब किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि जैसे मोदी जी को भी ये मालूम नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन ये खड़ा हो जाएगा, कि आम जनता अपने घरों में से निकलकर, यहाँ तक कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे वो इस आंदोलन में जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये लगने लग गया कि ये मेरा विरोध हो रहा है, और किसी न किसी कारण से आंदोलन में फूट डालने के लिए या इस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए गणतंत्र दिवस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने बड़ी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी एजेंसियां जो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, उसके बावजूद भी क्या किसी की मजाल है जो लाल किले पे तिरंगा की जगह कोई दूसरा धर्म का तिरंगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कितना तिरंगा फैला सकता है। तो इसका मतलब तो ये है कि आज प्रधानमंत्री भी को भी है ना, कोई भी निशाने पे साध सकता है, तो उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं उनको वो रास्ता दिखाया गया किसानों को, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया कि फूट डालो और राजनीति करो, और वही प्रयास हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने एकजुटता दिखाई, और कुछ लोग थे जो उनसे दूर होना चाहते थे, वो लोग दूर हो गए। लेकिन आज भी किसानों में एक दर्द है, एक पीड़ा है। वो पीड़ा यही है कि जो कानून संसद में पारित किए गए बिना चर्चा के, जो विष्णुदत्त जी ने बताया है, उस तरह से अगर ये कानून सबकी सहमति से, सबसे विचार करके और ये पूरे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज उन पे चर्चा होती, अगर कोई उसमें कमी है तो उस कमी को दूर किया जा सकता था। जब आपने उस पर चर्चा ही नहीं की, तो आपने इतना बड़ा फैसला उन किसानों पर क्यों थोपा जो वो चाहते ही नहीं है कि हमारे लिए आप ये करो। हम किसान कह रहे हैं हम गरीब है, हमें गरीबी रहने दो, आप कहते हो उसको अमीर बनाना चाहते हैं। जब किसान खुद चाह रहे हैं कि हम जिस स्थिति में हैं हमें वैसे ही रहने दो, आप ये नए कानून मत लाओ, तो मोदी जी को हमारे जो देश का अन्नदाता है उसका मान के लिए, उसके सम्मान के लिए इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए, और उनको भी आगे आकर बात करनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से भी ये निवेदन और ये अपील करती हूँ
कि अगर एक कदम मोदी जी बढ़ाते हैं तो 2 कदम आप आगे बढ़ा के बहुत। उनकी बात का भी मान रखिए। छाबड़ा ने जो बात कही, बहुत नपे तिले शब्दों में आपका ये कहना कि किसी भी स्थिति में तिरंगे के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यदि लाल किले पर पुलिस की या प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी के बावजूद यदि लाल किले तक कोई पहुंच सकता है तो बात ये नहीं है कि किसान आंदोलन का क्या होगा, लेकिन आपकी पीड़ा ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं रह जाता। इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों के रहते हुए यदि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो इसे किसी साजिश से जोड़े जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल संवाद के जरिए समाधान निकल सकता था, जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे विष्णु दत्त जी, उन्होंने भी ये कहा था कि कभी भी वार्ताओं में इतना लंबा समय नहीं लिया जाता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात रही होगी। एक और बात निकलकर अभी पूजा जी ने जो कही वो बात यही थी कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो निसंदेह वो किसानों के हित की बात करते हैं, देश के मन की बात करते हैं, अक्सर मन की बात करने चले आते हैं। जब किसान नहीं चाहता धनाढ्य बनना तो वो जबरदस्ती उन्हें अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या देश में 2 अडानी और अंबानी पर्याप्त नहीं है तो हर एक किसान को वो अडानी और अंबानी बनाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं? इस बात में जरूर कोई ना कोई बात है। एक बात जो अक्सर निकल कर आती है कि देश के किसान को बांटने का प्रयास किया गया है। आप एक किसान परिवार से आती हैं और किसान परिवार के साथ साथ आप राष्ट्रीय आंदोलनों को अपना समय देती रही हैं। मैं आपसे सीधा सा एक सवाल ये करना चाहता हूं कि बात यदि किसान की अस्मिता से आकर जुड़ती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है? जैसा कि आपने कहा कि मातृभूमि के ऊपर उठा गया एक भी सवाल हमारे अंदर पंच मारता है। देश के तिरंगे से कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि किसान विरोधी ये बिल इतना ही बड़ा था तो मैं समझता हूं, या मेरी ओपिनियन इसमें शामिल है कि चाहे पार्टी किसी की भी रही हो, बीजेपी के भी किसानों को एक छत्र नीचे एक साथ आकर के खड़े हो जाना चाहिए था। यही वो वजह है जो कि आंदोलन को इतना लंबा किए जा रही है कि आधे किसान धरने पे बैठे हैं तो आधे से ज्यादा इसकी विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी पार्टी देश की बीजेपी है, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। जिस तरह से आपके चैनलों के माध्यम से आता है कि जिन लोगों ने जनता ने वोट दिए, जिनको सांसदों को, उनके पास सांसदों के पास आम जनता गई भी है कि हम किसान हैं, आप हमारे साथ खड़े हो। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब बात इलेक्शंस की होती है, जब चुनाव की होती है, तब तो ये कहते हैं हम तुम्हारे सुख दुख में साथ देंगे। जब वो नेता बन जाता है तो वो केवल नेता किसका बन जाता है? जनता का नहीं बन जाता, वो केवल पार्टी का नेता बन जाता है। और जब पार्टी के विरुद्ध बात होती है तो वो आम जनता के साथ नहीं खड़ा रहता जिसने उसको वोट देकर उस पार्टी के लायक बनाया। आज वो किसके साथ खड़ा है? पार्टी के साथ लगा। आज बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं वो कानून गलत है और जनता पे ये थोपे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं जो मोदी के सामने समक्ष नहीं जाके बोल रहे हैं और वो घरों में बैठ के ही केवल अपनी सीट बचाने के लिए घरों में ही लोगों को समर्थन दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो आप उन किसान नेताओं के साथ खुले मन से भी समर्थन करें। सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आके समर्थन, आप पार्टी को समर्थन कर लेकिन जनता को समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन अगली बार यही जनता अगर आपको वापस वहीं खड़ा कर देगी तो उसका खामियाजा केवल आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक नेता के नाते उनका पार्टी से विरोध ना करना बात समझ में आती है, लेकिन उन्हीं नेताओं के द्वारा गांव में जाकर ग्राम चौपालों के जरिए उन्हें इस बिल की खूबियां बताते हुए उन्हें गुमराह करने की बात की जाती है, या उन्हें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से केंद्र सरकार किसान हितैषी है। इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ % किसान का गुमराह है या कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। क्या आप इसे मानती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसान आंदोलन को शुरू करने के लिए उनको समझाया गया, समझाइश की गई कि ये जो कानून बनाए गए कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, आपको गलत लोगों ने भ्रमित किया है। उसके द्वारा बीजेपी के द्वारा गाँव नाड़ी नाड़ी में चौपालें रखी गई, लोगों को समझाया भी गया। लेकिन मेरे इतना कहने का मतलब है कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सांसद है, उन्होंने इतना समझाने के बावजूद भी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, यहाँ तो उन लोगों को समझाने नहीं आया जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो या तो किसानों की पीड़ा वो नहीं समझते, क्योंकि जो जिनके हाथ में सरकार है वो किसान है नहीं और किसान के घर की नहीं है, तो उनको पीड़ा समझ में नहीं आ रही। अभी तक
2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं खामियां सरकार में है कि वो समझा क्यों नहीं पा रही है। आपने बड़ी बात बोली है कि जो किसान नहीं है वो किसानों की पीड़ा नहीं समझ सकते, और ठीक ऐसी ही बात किसान आंदोलन पर भी जाती है। ये माना जाता है जो किसान है, भारतीय किसान की ये परिकल्पना है कि उसके तन पर बनियान भी नहीं होता, वो नंगे बदन तपती धूप में काम करता है, जमीन का सीना चीर कर सोना पैदा करता है, तब जाकर वो किसान बनता है और जय जवान जय किसान में शामिल हो जाता है। लेकिन बात यदि हम गणतंत्र दिवस की करें या फिर अन्य सब गुजरे हुए वक्त की करें, उसमें बहुत सारे किसानों ने खुलेआम जिस तरह से तलवारें लहराई हैं, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरह से बॉर्डर्स से लगते हुए गांव के अंतर्गत गांव के लोगों का विरोध भी सामने आने लगा है, महिलाओं की वो पीड़ा के उन्हें गंदी नजर से देखा जा रहा है, या वहां कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं। आप स्वयं एक मातृ शक्ति का एक रूप है। आपको क्या लगता है, क्या आंदोलनकारियों को या किसान नेताओं को अपने उन तमाम जवानों को, किसानों को क्या समझाना नहीं चाहिए कि जिस शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन के मिशन को लेकर निकले थे, क्या वो मिशन वही रह गया है? और यदि इसको नहीं रोका गया तो अब केंद्र सरकार इन चीजों का फायदा उठाकर उस पर कोई दमनकारी नीति लागू कर भी सकती है या नहीं? इस पे भी हमें चर्चा करनी होगी। बताएं। राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जब शुरुआत जब आंदोलन की हुई थी वो सही तरीके से हुई थी और गांधीवादी तरीके से ही हुई थी। किसान शांत बैठा हुआ था। मीडिया को भी उनका कुछ देखिए, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जी। मीडिया में कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। बुरे का मतलब ये कि जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, पैसा बटोरने की कोशिश कर रहे, वो मेरे हिसाब से बुरे लोग हैं। जो आम जनता की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, किसानों का दर्द नहीं समझ पा रहे और उनके खिलाफत कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए अच्छे लोग नहीं है। मैं उस मीडिया की बात कर रही हूँ जिस मीडिया ने किसान आंदोलन को घर घर तक भी पहुंचाया। आज ये किसान आंदोलन जो एक विशाल रूप धारण किया हुआ है, तो कुछ अच्छे लोग, कुछ मीडिया के अच्छे लोगों के कारण भी वो घर घर तक भी पहुंचा है। लेकिन एक गलती, कहते हैं ना, एक गलती आदमी को बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है। तो वो बहुत बड़ी भारी कुछ गलत नेतृत्व के कारण, कुछ लोगों के गलत साजिश के कारण, या सरकार की साजिश ही कहूं मैं कि साजिश का शिकार हो गए, कुछ लोगों के गलत साजिश का शिकार हो जाने के कारण वो 26 जनवरी का जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ, और मुझे भी बहुत दुख है। और दूसरे हमारे साथ जुड़ गए हैं कि कोटपुतली के जो किसान आंदोलन हमारा चल रहा है उसके संयोजक है हमारे साथ हैं एडवोकेट मनोज चौधरी, जो युवा होने के साथ साथ कभी युवा रिलेशन के रूप में, कभी किसानों के रूप में, कभी किसानों की कस्टोडियन भूमि को बचाने के रूप में हमारे बीच में बार बार आते रहे हैं। और ये कहूं कि दो राजधानियों की योजक कड़ी को जोड़ने में आज यदि ये कोटपुतली है, कल तो शाहपुरा होंगे, तो परसों ये वहां शाजापुर बॉर्डर पे भी नजर आएंगे। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, और मैं ये कहूं कि दो युवा शख्सियत के साथ यदि इंदौरिया टाइम्स आज पब्लिक से मुखातिब है तो निसंदेह आने वाले दिनों में युवा जिस तरीके की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे उस पर देश को एक दिन नाज होगा। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा, 56वां दिन है और बराबर आप इस बॉर्डर से पहले दिन से लेकर और आज 56वें दिन तक भी आप जुड़े रहे हैं। आप संक्षिप्त में बताएं कि इस समय शाजापुर बॉर्डर की एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए, शाजापुर बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। और वहाँ पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से जो है कई किसान संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी अपना समर्थन लेकर निरंतर पहुंच रहे हैं। इस संदर्भ में आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूजा जी छाबड़ा ने अपना समर्थन अपनी टीम के साथ पूरा समर्थन दिया, और अनेक किसान नेता वहां पर जिस प्रकार से आ रहे हैं और शांति से वो आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार से कोई हिंसा नहीं हुई, न कोई प्रशासन का कोई किसी प्रकार से झड़प हुई किसानों के साथ, और उनकी जो मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से उस चीज को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा, आपने ये माना, और इसका इंदौरिया टाइम्स भी साक्षी है, जिन 4 बॉर्डर्स पे इस समय आंदोलन जारी है उनमें से एकमात्र राजस्थान शाजापुर बॉर्डर ऐसा है जिसपे चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बड़ा मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी मीडिया पे राजस्थान शाजापुर बॉर्डर की छवि किसी भी रूप में धूमिल नहीं हुई है। जिस बॉर्डर पे जिस किसान आंदोलन को समर्थन देने पूजा जी पहुंची है, जिस किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रदेश की सरकार पहुंची है, जिस तरीके से अभी हमारे साथ उम्रदार वरिष्ठ पत्रकार और ISWJ के उपाध्यक्ष जैसे लोग शख्सियत वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने मीडिया की खिलाफत करने में भी चूक नहीं की। कहने का मतलब यह है कि यदि गांधीवादी तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी बात को उठाने का क्रम यदि जारी नहीं रहेगा तो एक दिन तानाशाह पैदा होंगे और हमारे देश की स्थिति वापस से वहीं पहुंच जाएगी जिसको आजाद करने के लिए हमें सैकड़ों वर्षों की कुर्बानी देनी पड़ी। निस्संदेह आज का ये जो इंदौरिया टाइम्स का जो आज ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसके अंतर्गत
जिन शख्सियतों को हमने शामिल किया है उसके अंतर्गत, जैसा कि पूजा जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी हुई है, मनोज जी जुड़े हुए हैं। मैं मनोज जी, चूंकि 56वें दिन के एक दिन से लेकर आखिरी दिन के साक्षी आप रहे हैं, तो आप मुझे नटसेल में ये भी बता दें कि पहले दिन से और आज के दिन तक किन किन जनप्रतिनिधियों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर अपना समर्थन दर्ज करवाया है। देखिए, मैं पहले दिन से वहां उस आंदोलन में शामिल रहा हूं और आंदोलन के पल पल का साक्षी भी रहा हूं। जब शाहजहांपुर आंदोलन की शुरुआत हुई तो सीकर धोंद से विधायक कॉमरेड अमराराम जी चौधरी, पेमाराम जी चौधरी विधायक, पूर्व विधायक गंगानगर से ही रहे हैं पवन जी दुग्गल, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की और उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया और वह वहीं पर अपना जो है धरना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में निरंतर राजस्थान सरकार के कई जो यहाँ पर जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे। स्थानीय राज्य मंत्री से राजेंद्र सिंह जी यादव वहां पहुंचे, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मोहन सिंह जी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा राजस्थान जाट महासभा के राजाराम जी मील जो वहां पर लगातार 56 दिन से वहां पर है, पूरी टीम के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने वहां पर, रामपाल जी भी शायद हैं, रामपाल जी जाट जो किसान महापंचायत के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे वहां पर हैं। और अभी जो एनडीए से नाता जोड़कर आरएलपी जो एक तीसरी मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल अपनी टीम के साथ वहां पर पूरा तरह से उस मोर्चे पर डटे हुए हैं। योगेंद्र जी यादव जो है निरंतर वहां पर आ रहे हैं, हालांकि वो अलग अलग मोर्चों पर निरंतर जाते रहते हैं, लेकिन समय समय पर वो वहां पर आकर जो है पूरा निर्देशित करते रहते हैं। और स्थानीय की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर गए हैं, कई गाँव के सरपंच वहां पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से एक जमावड़ा जो है वो वहां पर है। किसान लगभग 500 किसान संगठन है जो अलग अलग जगह से, अलग सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दूर दराज से वहां पर आकर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। आपने देखा कि एडवोकेट मनोज चौधरी की बात यदि माने तो आपने ये कहा है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक एक कदावर नेताओं का क्रम यहाँ इस आंदोलन को समर्थन देने में जारी रहा और गांधीवादी तरीके से आज भी वो धरना प्रदर्शन जारी है। वहां लेके छोटी बच्ची से और हर एक व्यक्ति में देशभक्ति का जज्बा है, किसानों के प्रति सहानुभूति है, उनके अधिकारों के प्रति हर एक व्यक्ति का संबल उनके साथ जुड़ा रहा है। नहीं है तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर हिंसा नहीं है, नहीं है तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसी तरह की खिलाफत नहीं है, नहीं है तो केंद्र सरकार की नीतियों के अंतर्गत किसी पुलिस की कोई दमनकारी नीति सामने नहीं आई है। मैं पूजा जी यहाँ इस बात को भी इसलिए कोट कर रहा हूं कि यदि 4 बॉर्डर पर धरना चल रहा है तो आखिर राजस्थान का ये शाहजहांपुर बॉर्डर ही एक आइडियल बॉर्डर के रूप में धरना प्रदर्शन कैसे कर रहा है? कहीं तो कोई कमी रही है, उस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप क्या मैसेज करेंगी कि आज की ये रात, कहते हैं कि चुनाव में और आंदोलन में एक रात का फर्क होता है और दूसरे दिन उदय होने वाला सूरज समाधान लेकर आता है। क्या मैसेज करेंगी कि समाधान का सूरज कल हमें नजर आने लगे? राकेश जी, मैं ये कहूंगी कि अंत बना तो सब बना जी। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो उम्मीद करती हूँ कि 6 तारीख को जो किसानों के द्वारा महापड़ाव डाला जा रहा है उसका नतीजा अच्छा निकले और जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शायद उनको समझ में आए कि किसानों की भलाई इन 3 जो कानून है इसमें नहीं है और जो किसान चाहते हैं उनके किसानों के सम्मान में वो 3 कानून रद्द करते हैं। और जो आप बता रहे कि शाहजहांपुर बॉर्डर में मैं खुद जाकर आई हूँ, वहाँ पे एक भाईचारा मुझे देखने को मिला। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही टेंट के नीचे बैठे हुए। क्या आदर, मान, सम्मान हमें जो मिला है वो मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि राजस्थान बॉर्डर पे ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं, बड़ी बात है बहुत। और वहाँ जाने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आई। ऐसा लगा कि इस आंदोलन में मैं घर पे क्यों बैठी हूँ, मुझे खुद को यहाँ पे शामिल होना सुबह से है। चली अभी तक चेहरे का ग्लो बता रहा है कि हाँ प्राउड हो रहा है। बहुत दिल खुश हो रहा है। हमारी जो थकावट थी, जो सुबह से लेकर थकावट थी, वो थकावट उन लोगों के बीच में जाने से, उनके साथ बात करने से वो थकावट दूर हो गई और जोश और आ गया कि किसान एकता जिंदाबाद और उनकी मांगे पूरी हो। निसंदेह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को समय दिया और मैं भी अपनी बात को यहाँ विराम देने से पहले उसी एक स्लोगन का इस्तेमाल करना चाहूंगा, वो है जय जवान जय किसान, भारत देश की ये पहचान बनी रहे। और प्रथम स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने जब स्पेस से श्रीमती इंदिरा गांधी के पूछे जाने पर यह कहा कि ऊपर से हिंदुस्तान मुझे कैसा नजर आता है, तो वो पंक्तियां भी हम सभी को याद हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दुनिया
ने जो कुछ 26 जनवरी को देखा वो मनुष्य के भूल जाने की प्रवृत्ति के अंतर्गत गुजरा हुआ कल होगा और आने वाला कल भारत की महानता का परिचायक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।